और फिर? भागने का रास्ता ही नहीं था, तो मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। शेर ने मुझ पर छलांग लगाई, लेकिन उसका निशाना चूक गया। मैं मेरे बजाय बगल में रखे ग्रिलों पर जा गिरा और फिर पता नहीं क्यों फिर दहाड़ा और वापस भाग गया। इसलिए क्योंकि उसकी आंखों में लोहे के नुकीले नेजे घुस गए थे बहादुर। लेकिन उस पर भागते भागते तुम्हारे हाथ में पंजा भी मार दिया है, इसलिए अब 2-3 दिन तक तुम्हारा घर से निकलना बंद। मम्मी, और इन 2 दिनों में तुम सिर्फ आराम करोगी, सिर्फ आराम। यह बताओ श्वेता कि जिस समय शेर को तुम लोगों ने देखा उस समय पार्क में और लोग थे या नहीं? हाँ, कुछ लोग तो थे भैया, लेकिन थोड़े से ज्यादा नहीं। लेकिन शेर ने उन लोगों पर हमला क्यों नहीं किया? नहीं, हम लोगों को देखने से पहले तो मैं गाय की तरह चुपचाप बैठा था। अब मुझे यह मामला थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। श्वेता की बात ने ध्रुव के दिमाग में खलबली मचा दी। आश्चर्य की बात है, शेर अवश्य ही पार्क में थोड़ी देर से बैठा रहा होगा, लेकिन उसने पार्क में बैठे अन्य लोगों पर हमला क्यों नहीं किया? श्वेता के ग्रुप और अन्य लोगों में ऐसा क्या फर्क था जो देखकर शेर उत्तेजित हो उठा? जहाँ तक मैं समझता हूँ फर्क सिर्फ एक था, पोशाक का, मेरी पोशाक था। यानी शेर को मेरी पोशाक पर हमला करने के लिए सधाया गया था और श्वेता पर हमला इसकी जांच का एक अंग था। इंटरेस्टिंग। अब तो यह सारा मामला व्यक्तिगत होता जा रहा है, पर कुछ भी हो इस मामले को यहीं खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना इस शहर में फैला ध्रुव क्रेज कई बच्चों के मौत का कारण बन जाएगा और इसका कारण एक प्रकार से मैं खुद होऊंगा। अगले दिन इतना तो स्पष्ट है कि जो भी जंगली शेरों को शहर में लाया है वह शेरों को पूरी तरह से छुपा कर रख रहा होगा। इसीलिए किसी पशु या पक्षी से मुझे कोई मदद नहीं मिल सकती है। इसीलिए शेरों की तलाश के लिए कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा। जो आदमी एक से ज्यादा शेरों को यहाँ लेकर आया होगा उसे एक दिन में कम से कम 70 किलो गोश्त की जरूरत पड़ती होगी और वह गोश्त उसे दुकानों से ही मिल सकता है। आइए ध्रुव भाई, आज हमारी याद कैसे आ गई? एक जरूरी काम आ पड़ा खान भाई। यह तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके काम आ सकूं। खान भाई, काम जरा टेढ़ा है। कहिए, क्या खिदमत करूं? मैं शहर की उस गोश्त की दुकान का नाम जानना चाहता हूँ जो एक ही ग्राहक को पिछले 2-3 दिनों से लगातार 70 किलो से ज्यादा गोश्त बेच रहा हो। अरे इसमें क्या दिक्कत है? इस शहर का सारा माल तो एक ही जगह से आता है, बकर मंडी से। वहाँ पर चलकर इस बात का पता कर लो, 2 मिनट में पता लग जाएगा। अरे कर लो, जरा दुकान संभालना, मैं बाहर जा रहा हूँ। हम सीधे मंडी के मुंशी के पास चलेंगे। ध्रुव भाई, उसके पास हर खरीद बिक्री का रिकॉर्ड रहता है। और फिर मुंशी के पास रोज 70 किलो के ऊपर गोश्त। मैं समझ गया साहब, ये कौन हो सकता है? कौन हो सकता है मुंशी जी? अरे वही अपना बन्ने। हाँ साहब, बन्ने ही होगा, क्योंकि पहले तो एक बकरा खरीद कर ले जाता था तो पूरे 4 दिन बाद ही मुंह दिखाता था, लेकिन इधर 2 दिनों से लगातार 3 बकरे खरीद कर ले जा रहा पट्टा। बन्ने की दुकान शहर से बाहर जीटी रोड पर है। उसके ग्राहकों में गांव वाले ही ज्यादा होते हैं। यहाँ से दाहिने चलिएगा। और फिर साहब, ऊपर वाले की इनायत से बिक्री तो बढ़ गई है। आजकल रोज सवेरे एक ग्राहक आकर पूरे 2 कटे बकरे खरीद कर ले जाता है और खरे नोट दे जाता है। वह कौन है? कैसी शक्ल है उसकी? कहाँ रहता है वह? शक्ल तो साहब हम नहीं देख पाए, क्योंकि अपना चेहरा ना जाने क्यों ढक कर रखता है। लबादा भी पहने रहता है और एक वैन से आता है। वैन से? अब तो ये आदमी वही आदमी है। वह किधर से आता है? वह उधर गांव की तरफ से आता है। अभी आपके आने से आधा घंटा पहले ही तो आया था। शुक्रिया बन्ने जी, आपने मेरी बहुत मदद की। खान भाई, आप यहीं मेरा इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूँ। और फिर तो पूर्वी हाईवे पर उधर गांव की तरफ बढ़ चला। वह आदमी जरूर शहर के बाहर ही रुका होगा ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े।
रहने के लिए भी उसने कोई सुनसान जगह ढूंढी होगी जहाँ दूर दूर तक और कोई मकान ना हो, जैसे वह पुरानी हवेली। हवेली के आसपास उड़ते गिद्ध इस बात को साबित करते हैं कि शेरों की टोली यहाँ पर हो सकती है। सुनो भाई, वह हवेली किसकी है? वो साहब, वो तो उजाड़ हवेली है। वहाँ पर हाँ हाँ, बोलो बोलो। सुना है भूत रहते हैं। तुम मानते हो भूतों को? पहले तो नहीं मानता था साहब, पर लेकिन जब पिछले 2-3 दिन से वहाँ से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। कल रात को मैंने भी एक लबादा पहने भूत देखा था। लबादा पहने? अच्छा, धन्यवाद भाई। काहे का धन्यवाद साहब, बताने में कोई पैसा थोड़ी लगता है। क्यों? राम राम साहेब। लबादा पहने आदमी, यानी मैं सही जगह पर पहुंचा हूँ। वह आदमी जो कोई भी है यहीं पर छुपा है, लेकिन इस समय हवेली के अंदर जाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी हर हरकत पर हवेली से कड़ी नजर रखी जा रही होगी। मैं आज रात को यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ वापस आऊंगा और तब इस रहस्य पर से पर्दा उठ सकेगा। अपना शिकार पिंजरे के बाहर तक आ गया तबाका। मुझे पता था कि ये लड़का मुझको निराश नहीं करेगा। मैं इसका इंतजार करूंगा। दिन का उजाला धीरे धीरे रात के अंधेरे में बदलने लगा, लेकिन वह आकृति अपनी जगह से हिल कर गई। अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो वह छोकरा अब आता ही होगा। कुछ आ रहा है तबाका, शायद द्रोही नहीं, यह तो कोई देहाती है जो अपनी भैंसों को घर ले जा रहा है। ध्रुव अब तक कहीं नजर नहीं आ रहा। उसका ख्याल सही था। पास के गांव का दूध वाला अपनी भैंसों को चराने के बाद घर ले जा रहा था, लेकिन दूरबीन के पीछे बैठी आंखें नहीं देख पाई थी कि आखिरी भैंस के साथ एक सवारी भी थी। जैसे ही भैंसें हवेली के पास से गुजरी, ध्रुव एक तरफ कूदा। यहाँ तक तो मैं आराम से आ गया। अब देखना है कि इस हवेली के अंदर क्या है। गिरते अंधेरे और परछाइयों के बीच ध्रुव तेजी से हवेली के पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। अंदर घुसने के लिए पिछवाड़े की खिड़की पहले से खुली हुई है। वाह, किस्मत तेज है। बिना कोई आवाज किए ध्रुव खामोशी से हवेली के अंदर दाखिल हो गया, पर हवेली अंधकार और सन्नाटे की चादर में घिरी हुई थी। कुछ मिनटों के बाद ध्रुव को अपने निर्णय पर शक होने लगा। यहाँ पर तो एकदम सन्नाटा है, हालांकि हवा में शेरों की गंध मौजूद है, पर कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या वह आदमी मेरे आने से पहले ही इस हवेली को छोड़कर जा चुका है? अभी हवेली का सन्नाटा एक इंजन की गड़गड़ाहट से टूट गया। कहीं पर कोई जनरेटर स्टार्ट हुआ था। अगले ही पल ध्रुव ने अपने आप को तेज रोशनियों से घिरा हुआ पाया। तेज रोशनियों से चौंधी आई उसकी आंखें जब देखने की अभ्यस्त हुई तो उसने अपने आप को एक हॉल के बीचों बीच खड़ा हुआ पाया, लेकिन चारों तरफ का वातावरण कुछ जाना पहचाना सा था। तभी एक आवाज पहुंची। स्वागत है ध्रुव, अपने चारों तरफ का नजारा ठीक से देख लो, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दृश्य है। यह तो ग्लोब सर्कस का रिंग है, लेकिन ग्लोब सर्कस तो सालों पहले ही खत्म हो गया था। बढ़िए प्रतिशोध की ज्वाला। हाँ, और ग्लोब सर्कस की मौत के जिम्मेदार तुम हो। मैं? लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज जानी पहचानी लग रही है। बताऊंगा, मरने के पहले तुम मेरी सूरत जरूर देखोगे, ये मेरा वादा है। लेकिन वह बाद में। नकाबपोश का हाथ एक हैंडल पर कस गया और ध्रुव को चारों तरफ से घेरता हुआ एक लोहे का पिंजरा छत से नीचे आ गिरा। पहचानो ध्रुव, पहचानो, ये वही पिंजरा है जिसका इस्तेमाल ग्लोब सर्कस में शेरों का आइटम दिखाने के लिए होता था। अब इसमें कमी है तो सिर्फ शेरों की। इससे पहले कि ध्रुव को समझ पाता, पिंजरे की दो तरफ से दो दरवाजे खुले और दो भूखे शेर ध्रुव की तरफ बढ़ने लगे। तुम जो भी हो, पर शायद ये नहीं जानते कि शेर मेरी बोली समझते हैं और मैं उनकी बोली, इसलिए शेरों से निपटना मेरे लिए कोई। ओह, अगर ऐसी बात है तो कोशिश करके देख लो। गुर्र गुर्र गुर्र।
ध्रुव के गले से एक हल्की गुरगुराहट निकलने लगी, लेकिन अरे ये दोनों शेर तो नहीं आ रहे हैं, यानी ये मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। ओह, ये तो मैं तुमको बताना भूल ही गया कि ये दोनों शेर बहरे हैं। ये तुम्हारी बात नहीं सुन सकते और इनको खास तौर से तुम पर ही हमला करने के लिए सधाया गया है। पर घबराओ मत, मैं तुमको बचने का पूरा मौका दूंगा। ये लो, और अपनी रक्षा कर सकते हो तो कर लो। इस छुरे के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे पास शेरों को रोकने के और भी तरीके हैं, जैसे बेहोशी की दवा से भरी यह डांट। अच्छा हुआ कि मैं इस परिस्थिति के लिए पहले से तैयार था। अगले ही पल ध्रुव का हाथ घुमा और डांट नजदीक वाले शेर के बदन पर जा धंसी, लेकिन दवाई के असर से शेर सिर्फ लड़खड़ाया और फिर आगे बढ़ने लगा। ओह, ये शेर काफी ताकतवर लगता है। एक डांट का इस पर ज्यादा असर नहीं हुआ है, पर अब सोचने का वक्त नहीं है। मुझको इस दूसरी और आखिरी डांट का इस्तेमाल भी इसी पर करना पड़ेगा। ध्रुव का हाथ तेजी से घुमा और एक दूसरी डांट भी लड़खड़ाते शेर के बदन में जा धंसी। बेहोशी की दवा की मात्रा दोगुनी होते ही शेर धाराशायी हो गया, लेकिन ध्रुव को संभलने के लिए जरा सा भी वक्त नहीं मिला, क्योंकि दूसरा शेर पर छलांग लगाने ही वाला था। अब मुझको सिर्फ यह छुरा ही बचा सकता है, लेकिन क्या मैं इस तक पहुंच सकता हूँ? ध्रुव ने एक कदम आगे बढ़ाया और अगले ही पल उसे पीछे हट जाना पड़ा। ओह, अब मैं छुरा नहीं उठा सकता। अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय है, जिसमें जरा से भी चूक का अर्थ है एक निश्चित मौत। इससे पहले कि शेर कुछ समझ पाता, ध्रुव उसकी पीठ के ऊपर था और उसकी उंगलियां शेर के गर्दन पर फौलाद की तरह फंसी हुई थी। एक कदम घुटने लगा, वह पागलों की तरह ध्रुव को गिराने की कोशिश करने लगा, लेकिन ध्रुव के फौलादी हाथ शेर की गर्दन पर कसते ही चले गए। आखिरकार शेर का विशाल शरीर धड़ाम से जमीन पर आ गया। अब ध्रुव के पास वक्त बहुत कम था। अब सबसे पहला काम इस पिंजरे से बाहर निकलना है, और यह काम एक छुरा करेगा। ध्रुव का हाथ घुमा और छुरा हवा में उठा। निशाना सच्चा था। पिंजरा वापस छत पे पलटने लगा, साथ ही ध्रुव का बदन भी ऊपर उछला और नकाबपोश की कुछ समझ पाने से पहले ही ध्रुव और नकाबपोश आमने सामने थे। अब मुझे यह देखना है कि तुम कौन हो। ध्रुव ने एक ही झटके से नकाब को खींच लिया और एक भयानक चेहरा रोशनी में चमक उठा। ध्रुव एक पल में वह दूर चेहरा पहचान गया। जुबिस्को, तुम पहचान गए? जुबिस्को, तुम जिंदा हो? हाँ, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि मैं तेरी मौत का तमाशा देख सकूं। मैं जानता हूँ कि तुम आज तक यही समझ रहे थे कि मुझे शेर ने मार डाला है, पर नहीं। मेरे शरीर का लगभग आधा मांस खाने के बाद ही उसकी भूख शांत हो गई, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला उसे करंट लगा और वह बेहोश हो गया। मैं जब तक घिसटता हुआ बाहर आता तब तक करंट खत्म हो चुका था। मैं किसी तरह सड़क के किनारे पहुंचने में कामयाब हो गया। मेरी किस्मत से तभी वहाँ एक भला आदमी कार से गुजरा। मेरी हालत पर तरस खाकर उसने मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए अपनी कार में लाद दिया, लेकिन रास्ते में मैं बेहोश हो गया। वह भला आदमी यह सोचकर घबरा गया कि मैं मर गया हूँ, और इसी घबराहट में वह मुझे नेशनल फॉरेस्ट के बाहर छोड़कर भाग गया। जब मुझे होश आया तो मैं किसी जंगली कबीले के लोगों से घिरा हुआ था। वे मुझे अपने साथ कबीले में ले गए। उनकी आश्चर्यजनक जड़ी बूटियों के लेप से मेरे गहरे घाव कुछ महीनों में ही भर गए, लेकिन जो मांस शेर खा चुका था वह वापस नहीं आ सका। मेरा दूसरा जन्म था। शायद तुम्हारे प्रति घृणा ने मुझे जिंदा रखा। ठीक होने के बाद मैं कबीला छोड़कर जंगल में और अंदर चला गया, और वहां पर मैंने कबीले वालों की मदद से 3 शेर और पकड़े। अपने सर्कस के अनुभव और कबीले वालों की कुशलता से मैंने उनको तुम पर हमला करने की ट्रेनिंग दी, और जब उन शेरों की ट्रेनिंग पूरी हो गई तो मैं उन सबको लेकर राजनगर चला आया, ताकि मैं तुमको वही मौत दे सकूं जो तुमने मुझको देने की कोशिश की थी। और इसमें तुम नाकामयाब रहे। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है जुबिस्को,
लेकिन अब तुमको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पुलिस को अब तक उस व्यक्ति की तलाश है जिसने जुपिटर सर्कस में आग लगाई थी। तो तुम ये समझ रहे हो कि मैं अब तुम्हारी बात मानने को मजबूर हूँ? लेकिन बेटे, अभी मैंने अपना ट्रम्प का इक्का तो चला ही नहीं। दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर ध्रुव तेजी से पलटा और उसकी आंखें फैल गईं। उसके सामने एक विशालकाय गोरिल्ला खड़ा था। घबरा हुआ ध्रुव बेटे, ये गोरिल्ला बहरा नहीं है। तुम चाहो तो इससे बात भी कर सकते हो। ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि ये जानता है कि मैं गोरिल्ला की भाषा नहीं जानता। पहला वार मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि यह तो मुझको एक ही बार में ढेर कर सकता है। ध्रुव के वार का तबाका पर हल्का सा असर हुआ, लेकिन तबाका के एक वार ने ध्रुव की सारी शंकाओं को सच सिद्ध कर दिया। इससे पहले कि ध्रुव संभल पाता, उसका शरीर एक भारी बोझ के नीचे दब गया। ध्रुव की ताकत हर पल कम होती जा रही थी, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति बरकरार थी। ध्रुव ने अपनी बची खुची ताकत समेटी और तबाका उछलकर पीछे जा गिरा। एक गोरिल्ला को सिर्फ ताकत के बूते पर हरा पाना असंभव है, इसीलिए अब ताकत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। गुस्से से पागल तबाका एक बार फिर ध्रुव की तरफ लपका, लेकिन ध्रुव ऐन वक्त पर तेजी से एक तरफ हटा। उसका पैर तबाका के पैर में उलझा और तबाका का शरीर रेलिंग पार करता हुआ नीचे फर्श पर शेरों के बीच में आ गिरा। ध्रुव तेजी से कंट्रोल पैनल की तरफ लपका और कंट्रोल पैनल का हैंडल दूसरी तरफ खींचा और तीनों जानवर को लोहे के पिंजरे ने अपने घेरे में ले लिया और ध्रुव जुबिस्को की तरफ मुड़ा। अफसोस जुबिस्को कि तुम्हारा ट्रम्प का इक्का तो चिड़ी का जोकर निकला। लेकिन तुम ये बात मत समझना बेटे कि मैं बाजी हार गया, क्योंकि मेरे पास अभी एक हथियार और है। लेकिन ठीक इसी वक्त हवेली के एकांत कमरे में रखा पुराना जनरेटर अपनी पूरी क्षमता पर चलने के कारण काफी गर्म हो चुका था। ऊपर अपने भगवान को याद कर ले बेटे, अब तेरा आखिरी वक्त आ ही। अरे ये धुआं लगता है कि जनरेटर। ध्रुव ने धुएं का पूरा फायदा उठाया और जुबिस्को के हाथ से पिस्तौल छूट गई। तक आग की लपटें भड़क उठी थी। ये क्या? अब तो भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जुबिस्को तेजी से बाहर की तरफ भागा। ध्रुव भी जुबिस्को के पीछे लपका, लेकिन एकाएक रुक गया। ओह, यह तो मैं भूल ही गया कि तीनों जानवर पिंजरे में बंद हैं और अगर उनको छोड़ा नहीं गया तो वे आग में झुलसकर मर जाएंगे। ध्रुव फिर कंट्रोल पैनल की तरफ लपका। इधर जुबिस्को भी सीढ़ियां लगभग उतर चुका था और तभी लोहे का घेरा खुल गया। दोनों शेर और गोरिल्ला तबाका भी होश में आ चुके थे। धुएं और आग के कारण तीनों जानवर क्रोधित और दहशत में थे और वे किसी पर भी हमला करने को तैयार थे। वैसे भी धुएं के कारण कुछ भी देखना संभव था। ध्रुव सिर्फ एक चीख सुन पाया। ओह, यह तो जुबिस्को की आवाज लग रही है, लेकिन आग बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर रुकना असंभव है। ध्रुव ने संभल कर पीछे देखा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी हवेली को आग की लपटों ने अपने आगोश में ले लिया था। अंदर से किसी का भी बाहर आ पाना अब असंभव लगता था। आग को बुझा पाना भी अब संभव नहीं था, लेकिन फिर भी ध्रुव अपने स्थान पर रुका खड़ा रहा, तब तक जब तक पूरी हवेली राख के ढेर में तब्दील नहीं हो गई। आसमान में सुबह की लाली भी धीरे धीरे फैलने लगी, लेकिन हवेली से कोई भी बाहर नहीं आया। जुबिस्को को भाग्य ने वही मौत दे दी थी जो कभी उसने जुपिटर सर्कस को दी थी। खेल खत्म हो चुका था। ध्रुव मुड़ा और धीरे धीरे अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ चला। समाप्त।